बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ पहुँचे मेरी आवाज़, सबको मेरा सलाम। और अभी हम टेस्ट चैप्टर 7, 8, 9 की डिस्कशन करते हैं और ये सीखते हैं कि MCQs कैसे सॉल्व किए जाते हैं। हिंट्स एंड सोल्यूशन टेस्ट नंबर 8, चैप्टर 7, 8, 9, बुक 2 केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, what is the hybridization of carbon atom in HCHO? HCHO formaldehyde मॉलिक्यूल है। इन जनरल अगर हम देखें किसी भी मॉलिक्यूल में हमने अगर ये डिसाइड करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रिक्वायर्ड है। ये भी याद रहे कि हाइब्रिडाइजेशन का ताल्लुक सिर्फ सेंट्रल एटम से होता है। ये किसी मॉलिक्यूल में सारे एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेंट्रल एटम की होती है। सेंट्रल एटम जो है, जब किसी मॉलिक्यूल में कार्बन हो तो कार्बन ही हमेशा सेंट्रल एटम होता है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन मौजूद है, उसमें कार्बन ही हमेशा सेंट्रल एटम के तौर पे मौजूद होता है। अब कैसे देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, हम ये देख लेते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और उसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितने हैं। तो कार्बन जो है यहाँ पे उसके जो सिग्मा बॉन्ड है वो 3, लोन पेयर कोई भी नहीं है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सब यूज़ हुए हैं बॉन्ड बनाने में। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रिक्वायर्ड हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगी। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरी बात ये कि कार्बन के कंपाउंड, ये जो तरीका है ये तो किसी भी मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो जाएगा। अब कार्बन के लिए एक शॉर्टकट और है, वो ये याद रखें कि कार्बन कभी भी किसी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की हमने हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करनी, बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं और अलग अलग कार्बन की एक ही मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन मुख्तलिफ भी हो सकती है। वो कार्बन जो डायरेक्टली 4 एटम्स के साथ अटैच है, वो एक जैसे एटम है या मुख्तलिफ एटम है। अगर कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच है, 4 एटम्स के साथ सेम और डिफरेंट, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन जो है वो डायरेक्टली 3 एटम्स के साथ अटैच होगा तो वहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और वो कार्बन मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन जो है वो 2 एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है तो वहाँ उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन 3 एटम्स के साथ अटैच है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रीजेंट यूज फॉर वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन जो होती है उसमें एल्डिहाइड एल्केन में चेंज होते हैं। इसे कंप्लीट रिडक्शन भी कहते हैं। इसमें जितने कार्बन एल्डिहाइड में होते हैं उतने ही एल्केन में होते हैं। इसमें जो एल्डिहाइड का फॉर्माइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, वो उसकी जगह पर CH3 लिख देते हैं तो एल्केन बन जाता है। तो इसके जो रीजेंट हैं वो हाइड्राजीन और KOH हैं। ये स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होता है। अगर कीटोन हो और उसको हमने एल्केन में चेंज करना हो तो उसके लिए जिंक, मरकरी और HCl यूज़ होते हैं, और उसमें हमें स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और तो यहाँ क्वेश्चन तो हाइड्राजीन के बारे में, हाइड्राजीन और KOH है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम एसीटेट वी गेट गैस, द गैस evolved at a node is। तो ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है। इसमें 2 मोल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के और उसका वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है उसमें जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में मिल जाते हैं, और जब वो दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में मिल जाते हैं तो एल्कीन बन जाता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती। ये जो एल्केन बनता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती, ये दोनों जो हैं ये नोड पर बनते हैं। और इसमें जो एल्केन बनता है याद रखें वो हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनती है, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन होती है ये कैथोड पर प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम टू यील्ड हाइड्रोजन गैस। तो ये हमें एल्केन दिया हुआ है, एल्कीन दी हुई है और एल्काइन दिया हुआ है, और कहा कि कौन सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है।
किस में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, किसकी हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो सकती है और उसकी सोडियम लग सकती है। एल्केन जो है वो सोडियम से रिएक्ट नहीं करते, सब्सटीट्यूशन तो होती है उसमें। और ये रिएक्शन जो है ये टेस्ट है असल में एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन का। तो एल्काइन ये रिएक्शन देते हैं क्योंकि एल्काइन में जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, अगर उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उस कार्बन पे की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह से वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये रिएक्शन, ये सोडियम वाला रिएक्शन जो है ये टेस्ट है इथाइन का और टर्मिनल एल्काइन का, ऐसी एल्काइन का जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होती। क्वेश्चन 5, ट्रांस 2 ब्यूटीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 ब्यूटाइन यूजिंग। तो ये ब्यूटाइन है, एल्काइन से एल्कीन बनानी है, पार्शियल रिडक्शन करनी है, वन स्टेप रिडक्शन करनी है। तो अगर हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट यूज़ करें, हैवी मेटल सॉल्ट यूज़ करें, क्यूनोलिन यूज़ करें, क्यूनोलिन 2 बेंजीन रिंग होते हैं, एक रिंग में नाइट्रोजन होता है, तो तब सिस 2 ब्यूटीन बनेगी। और अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज़ करें, -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करें, तो फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगी। यानी कार्बन जितने एल्काइन में होते हैं कार्बन एल्कीन में होंगे, लेकिन अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया वगैरह यूज़ करेंगे तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, और अगर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट यूज़ करेंगे तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो इथाइन जो है इसको अगर एल्कलाइन के MnO4 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बने। तो इथाइन को जब रिएक्ट करते हैं ना तो ग्लाइऑक्सल बनता है, इथीन को करते हैं तो ग्लाइकोल बनता है। तो ये जो दिया ना एल्कलाइन के MnO4 ये में बायर्स रीजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इथाइन की सूरत में ग्लाइऑक्सल और इथीन की सूरत में ग्लाइकोल, और ये ग्लाइऑक्सल फर्दर आगे ऑक्सैलिक एसिड में भी चेंज हो जाता है। और ये रिएक्शन यूज़ होता है एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, और इथीन में भी पाई बॉन्ड होता है, इथाइन में भी पाई बॉन्ड होता है, और इन दोनों में जो पाई बॉन्ड होता है उस पाई बॉन्ड की वजह से ये बायर्स रीजेंट से रिएक्ट करते हैं तो उनका पिंक कलर डिकलराइज हो जाता है, और ये टेस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोनालिसिस ऑफ इथीन गिव्स फाइनली 2 मोल्स ऑफ। शॉर्टकट ये है कि जब भी कोई एल्कीन होगी और एल्कीन की हम ओजोन से रिएक्ट करेंगे तो जहाँ डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और जब डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो वो दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनके साथ एक एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। तो अभी इथीन है तो ओजोन में तो 3 ऑक्सीजन होती हैं, तो तीसरी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, वो जिंक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, थर्ड ऑक्सीजन जो वो जिंक से मिल जाती है। तो इथीन है, इथीन में ये होता है कि जो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन लगेगी, तो ये 2 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए देखें, जैसे प्रोपाइन है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन लगेगी, तो एक 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा और एक 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, आयोपैक नेम है। तो इसमें हमने आयोपैक नेम लेते हुए करते हैं पहले कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, और जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस लॉन्गेस्ट चेन में फिर नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से एट द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन में एक तो 5 कार्बन है, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का तरीका है एंड टू एंड। उस कार्बन से हमेशा शुरू करते हैं जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच, उसे एंड कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन पे ख़त्म करते हैं जो एक ही कार्बन के साथ अटैच होता है। तो एंड टू एंड चलते हैं, और इसमें नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिससे सब्स्टिट्यूएंट करीब होता है, तो उस एंड से नंबरिंग करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब होता है। तो ये फिर हमारे पास, इसलिए इसका ऑप्शन नंबरिंग वहाँ से कर दी, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो ये हमारे पास जनाब बीटा ऑप्शन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। फिर जनाब है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज यूजुअली फाउंड इन। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए शर्त यह है कि एल्कीन
और एल्कीन में वो जो कार्बन एटम है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। तो एल्कीन में एक वो कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड है, उनमें डबल बॉन्ड में 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। और ये एल्कीन क्यों शो करते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म? एल्कीन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इसलिए शो करते हैं कि उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, कार्बन एटम रोटेट नहीं कर सकते हैं। एल्केन क्यों नहीं शो करते? क्योंकि एल्केन्स में फ्री रोटेशन होती है, उसमें कार्बन एटम आपस में रोटेट कर सकते हैं और जो ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बन एटम के साथ उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। एल्काइन में तो स्ट्रक्चर चूँकि लीनियर होता है और सारे ग्रुप्स एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एल्काइन भी ये शो नहीं करते हैं। और जनाब क्वेश्चन नंबर 10, मोस्टली गैसोलीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन। इसमें मतलब ट्रिक यही है कि गैसोलीन जो होती है उसकी जो रेंज होती है वो C4 से C13 तक होती है। यानी पेट्रोलियम जो ज़मीन से निकलती है, उस पेट्रोलियम के अंदर जो कार्बन एटम की तादाद होती है ये 4 से लेकर 13 तक होती है, लेकिन मोस्टली उसमें जो कार्बन होते हैं वो 6 से 8 तक होते हैं। तो इसमें ये पूछा कि मोस्टली उसमें कौन से कार्बन है, तो वो 6 से 8 तक। क्वेश्चन नंबर 11, अनसेचुरेटेड नेचर ऑफ एल्कीन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय। एल्कीन में अनसेचुरेशन होती है और पाई बॉन्ड के टेस्ट के तौर पे अल्फा यूज़ होता है, बीटा यूज़ होता है, चार्ली नहीं यूज़ होता, क्योंकि चार्ली में रिएक्शन जब होता है तो कोई ऐसी चेंज नहीं आती। आमतौर पे टेस्ट के तौर पे वो रिएक्शन यूज़ होते हैं जिनमें कोई ऐसी चेंज आती है जो नेकेड आई से ऑब्जर्व हो सकती है, यानी जिसमें कोई कलर चेंज हो जाए या जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बन जाए। तो ओजोन से रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ओजोन से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन में था उनके लेफ़्ट और राइट पे कितने कार्बन थे, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट हो जाती है। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। पेज 2, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सिंथेटिक रबर इज़ मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। सिंथेटिक रबर की जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसके लिए हमें क्लोरोप्रीन चाहिए होता है। क्लोरोप्रीन को जब पॉलीमराइज करते हैं तो नियोप्रीन बन जाती है, और क्लोरोप्रीन जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और CL है। इसका आयोपैक नेम दिए हुए, आयोपैक नेम हम इसे देख लेते हैं कैसे करना है। अब देखिए एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, नंबरिंग हमने करनी हो तो नंबरिंग इस तरह से करते हैं। चेन तो एक ही पॉसिबल है क्योंकि 2 एंड कार्बन है, सिर्फ इसमें 2 ही कार्बन ऐसे हैं जो एक कार्बन से अटैच हैं। एंड टू एंड स्ट्रेट चेन आ गई, इसमें स्ट्रेट चेन 4 कार्बन हो गए। नंबरिंग उधर से करेंगे। ऑर्गेनिक का रूल है कि जब भी किसी कंपाउंड को नंबरिंग करते हैं तो कीप द नंबर एज लो एज पॉसिबल। नंबर जितने कम से कम रह सकते हैं नंबर उतने कम रहने चाहिए। तो हम इसे जब पेपर को पढ़ रहे हैं तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिले, क्योंकि पहले तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड्स को किधर से कम नंबर मिल रहा है, यानी दोनों डबल बॉन्ड्स को जो नंबर मिल रहा है उसको ऐड करें तो आंसर कम आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड का नंबर कम होना चाहिए। और अब देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट को भी किधर से कम नंबर मिल रहा है, तो फिर ये राइट से बनेगा। तो फिर ये 2 क्लोरो और 1,3 ब्यूटाडाइईन बन जाएगा। क्वेश्चन 13, द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम इथिलीन ब्रोमाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इथिलीन ब्रोमाइड है, एल्कोहल की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं, इथाइन बन रहा है। जब भी कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें किसी मॉलिक्यूल में से एडजेसेंट कार्बन एटम से ग्रुप्स रिमूव हो, एटम्स रिमूव हो एडजेसेंट कार्बन एटम्स से, और उनके दरमियान अनसेचुरेशन इंट्रोड्यूस हो जाए, उनमें पाई बॉन्ड बन जाए, तो तब ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। एडिशन में तो ये होता है कि कुछ चीज़ पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और उसमें कुछ ऐड हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में ग्रुप्स
अलग होते हैं और पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर पहले पाई बॉन्ड होता है एक और पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो सो इट्स एन एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम इथोलिन ब्रोमाइड इज एन एग्जाम्पल। अच्छी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय sp2s ओवरलैपिंग इन बेंजीन। तो बेंजीन में sp2s ओवरलैपिंग से कितने जो बॉन्ड बनते हैं उनकी तादाद क्या है? sp2, बेंजीन में 6 कार्बन है और सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और बेंजीन में जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के पास है। तो sp2s ओवरलैप जो है इसके मीनिंग है कि कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो कितने हैं। तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन वो 6 हैं। क्वेश्चन और भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है sp2 ओवरलैप। तो sp2 ओवरलैप का मतलब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और या p2pz ओवरलैप तो ये पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है। तो बेंजीन में 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कई तरह से क्वेश्चन हो सकता है, बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is correct order of priority of the functional group with respect to the nomenclature of organic compounds। तो इसका आंसर अल्फा है और एक कंप्लीट लिस्ट जो है ना वो लिख दी है ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। इसमें जो ग्रुप टॉप पे लिखा हुआ है वो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है और जो ग्रुप बॉटम पे लिखा हुआ है वो लो प्रायोरिटी है, और टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए जो प्रायोरिटी है ग्रुप्स की वो डिक्रीज़ कर रही। इसका मतलब ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होता है। जैसे समझो कि किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। तो जब डबल बॉन्ड भी है और OH भी है तो हमने नेमिंग करनी। तो फंक्शनल ग्रुप किसको समझे, अल्कोहल को या डबल बॉन्ड को? तो वहाँ एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर डिसाइड करना पड़ता है। तो हम अल्कोहल को वहाँ पे एज अ फंक्शनल ग्रुप लेते हैं और डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करते हैं, और नंबरिंग भी OH के हिसाब से करते हैं, डबल बॉन्ड के मुताबिक नहीं करते हैं। तो ये किसको प्रेफर करना है किसको नहीं, तो ये लिस्ट ये बता रही है कि अगर इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में तो किस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रेफर करेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड नंबर पे एस्टर हैं, नाइट्राइल है CN, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमाइन, एल्कीन, फिर अल्काइन, फिर जो है वो एल्केन, फिर ईथर है, फिर अल्काइल हैलाइड RX और NO2 नाइट्रो कंपाउंड सबसे एंड पर है। इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आंसर चार्ली है। अगर हमने ये डिसाइड करना हो ना कि भाई या कोई इसका कोई शॉर्टकट है कि कैसे पता चलता है कि कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये जो फॉर्मेट C+O ग्रुप है H, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका तरीका ये है कि आमतौर पे ऐसे ग्रुप्स जिनमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिस पे पाई बॉन्ड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। और इसमें फॉर्माइल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, NO2 में, ये सब जो है इस तरह से मेटा डायरेक्टिंग है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की पहचान ये होती है कि कोई ऐसा ग्रुप होता है कि जिस ग्रुप में आमतौर पे वो एटम जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है उस पे लोन पेयर होता है। तो वो एटम जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है उस पे लोन पेयर होता है और इस वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और अगर उस ग्रुप में पाई बॉन्ड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव वन। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन को कंपेयर कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा एल्कीन, इथीन रिएक्टिव होती है, पाई बॉन्ड होता है। इथाइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, उसकी वजह से कार्बन एटम करीब आ जाते हैं और बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाता है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। बेंजीन तीसरे नंबर पे है क्योंकि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन हो जाती है और उस डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन
इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करती है। और सबसे लेस रिएक्टिव इनमें एल्केन है, ईथेन, क्योंकि नॉन पोलर होते हैं और सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है नेचर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय बेंजीन? इनमें से कौन सा रिएक्शन जो बेंजीन नहीं देती? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है रिएक्शन विद KMnO4। तो KMnO 1% एल्कलाइन KMnO4, तो KMnO4 जो है ना वो रिएक्शन नहीं करती बेंजीन से। जब इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक पॉइंट बार बार यही कहते हैं कि अगर कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, तो वो तो ये सजेस्ट करता है कि बेंजीन को बहुत ज़्यादा अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए। और इतना ज़्यादा अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल होने के बावजूद बेंजीन KMnO4 से रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि KMnO4 का जो रिएक्शन होता है ये अनसेचुरेशन का टेस्ट होता है, उसकी वजह वो डीलोकलाइजेशन होती है, लिहाजा KMnO4 से बेंजीन रिएक्ट नहीं करती। हाँ ये है कि अगर बेंजीन पे कोई अल्काइल ग्रुप लगाओ और फिर अगर हम इसे KMnO4 से रिएक्ट करें तो फिर वो जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, फिर रिएक्शन हो जाएगा। यानी आप ये कह लें कि KMnO4 बेंजीन का टेस्ट तो नहीं है, लेकिन कि ये जो बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप लगा हो तो ये फिर अल्काइल बेंजीन का टेस्ट है, ये अल्काइल बेंजीन का टेस्ट है। अल्काइल ग्रुप लगाओ बेंजीन पे तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा और KMnO4 का कलर भी डीकलराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो करेक्ट ऑर्डर जो है इसका वो अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्यों है? क्योंकि अल्फ़ा में फिनोल है, बेंजीन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है व्हेन टॉलीन इज ट्रीटेड विद एसिडिक KMnO4 वी गेट। एक है एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एसिडिक KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेंजीन पर जब एल्काइल ग्रुप अटैच हो, टॉलीन का मतलब बेंजीन पे CH3 ग्रुप अटैच है, तो KMnO4 से रिएक्ट करेगा और ये अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये हमने क्वेश्चन 19 में भी पढ़ा है कि जो इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा हमने। लिहाजा जैसे ही मिथाइल ग्रुप जो है वो इसे COH में, इसमें याद ये रखना है कि बेंजीन पे जो अल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन जितने मर्जी हों वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही बनेगा। मतलब ये मिथाइल की जगह इथाइल होता, प्रोपाइल होता, तब भी ये बेंजोइक एसिड ही बनना था। तो बेंजीन में जब अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। और एसिडिक क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द इक्वेशन दी हुई है, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल हैं, एसिटिलीन गैस है, बेंजीन बन गई है। हमें वो कह रहे हैं कि अगर बेंजीन के 3 मोल फॉर्म करने हैं तो एसिटिलीन का वॉल्यूम कितना चाहिए होगा। तो सिंपल है, इसमें आप देखो कि एसिटिलीन जो है 3 मोल हो तो बेंजीन का 1 मोल बनता है। अब रिलेशनशिप ये होगा, तरीका यही है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कि हम नोन और अननोन में एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और जो अननोन है उसे राइट साइड पे रखते हैं। हमें एसिटिलीन का वॉल्यूम चाहिए और हमें बेंजीन बताई हुई है। बेंजीन का 1 मोल अगर बनाना है तो एसिटिलीन 3 मोल चाहिए, और अगर 3 मोल बेंजीन बनानी है तो एसिटिलीन को 3 टाइम कर दें तो 9 मोल चाहिए। अब 9 मोल एसिटिलीन का STP वॉल्यूम क्या होगा? 1 मोल किसी भी गैस का हो, एसिटिलीन गैस है, 1 मोल किसी भी गैस का हो, STP पे उसका वॉल्यूम 22.4 dm³ होता है। तो 9 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 9 से मल्टीप्लाई कर दें इसे तो ये 201.6 dm³ जो वो बन जाएगा। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन। तो स्टाइरीन है हाइड्रोकार्बन, अल्फा जो है थायोफीन, उसमें हेट्रो एटम है सल्फर। हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो। बीटा जो है आप देख लें स्टाइरीन, उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। चार्ली में पायरोल में नाइट्रोजन है, और डेल्टा जो है बेंजोइक एसिड में ऑक्सीजन है जो हेट्रो एटम है। 23, द नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का नेम है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी मॉलिक्यूल में मौजूद, दोनों जो है वो टर्मिनल पे हैं। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सम सेम हो तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो जब डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा इधर से नंबरिंग करेंगे। मॉलिक्यूल का नाम ऐसे लिखते हैं जैसे उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है। तो पहले मॉलिक्यूल का नाम ऐसे लिख दिया जैसे इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो ये 1 पेंटीन हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्कीन के नाम के आखिर का जो ई है वो इमिट कर देते हैं।
तो हो जाएगा 1 पेंटीन 4 आइन। ट्रिपल बॉन्ड की सिर्फ पोजीशन बतानी है, तो नंबरिंग में डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का सम सेम है। नेम लिखने में हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे और डबल बॉन्ड का फाइनल ई ओमिट कर देंगे अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर तो। सो ये ऑप्शन 24 का जो है ना वो हमारे पास चार्ली बन जाएगा। पेज 3 क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी मोनोक्लोरीनेटेड आइसोमर्स कैन रिजल्ट बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एन ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। एन ब्यूटेन है, कहते हैं इसमें अगर एक वक्त में एक ही क्लोरीन इंट्रोड्यूस करने कितने आइसोमर बन जाएंगे। देखो इसको किसी मालिक्यूल को लिख के आप देख लो उसमें कार्बन एटम कितने टाइप्स के हैं, कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी, कितने टर्शरी हैं। जितनी टाइप ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने टाइप ऑफ आइसोमर बन जाएंगे। एन ब्यूटेन में जो कार्बन है वो दो तरह के हैं, प्राइमरी हैं और सेकेंडरी हैं, तो दो तरह के ही इसमें आइसोमर बनेंगे, 1 क्लोरो बनेंगे और 2 क्लोरो बनेंगे। सो आंसर जो है वो अल्फा हो जाएगा। 26, द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन C4H10 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर। सिंपल है, जितनी हाइड्रोजन है ना उससे हाफ नंबर ऑफ मोल वाटर बनते हैं, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होती हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछते हैं तो जितने कार्बन थे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, ऐसे डिसाइड करते हैं, तो डेल्टा हो जाएगा। 27, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस टॉलिन शो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टॉलिन में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन तब होगी जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो वैसे तो क्लोरीन बेंजीन से रिएक्ट नहीं करती सनलाइट में, लेकिन साइड चेन पे अगर अल्काइल ग्रुप हो तो हो जाएगा। और ये वही जैसे एल्केन की सब्स्टिट्यूशन होती है, सब हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। टॉलिन से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो इसे बेंजाइल कहते हैं, 2 हाइड्रोजन कम हो जाए तो बेंजल कहते हैं, 3 हाइड्रोजन कम हो जाए तो बेंजो कहते हैं। और बीटा जो है, बीटा रिएक्शन जब होगा ये कंडीशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। फिर बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा, साइड चेन पे नहीं होगा रिएक्शन जो है। चार्ली जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, ये भी रिंग पे होता है। 28 मॉलिक्यूल गिवन है, नेम करना, इसे नेमिंग करनी है। इसमें ये 3 ऐसे सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे अटैच हैं जो बेंजीन को स्पेशल नेम नहीं देते। खाली ब्रोमीन बेंजीन पे लगा तो इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, जैसे OH बेंजीन पे लगा तो फिनोल कहलाता है। जब इस तरह के 3 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हों बेंजीन पे जो उसे स्पेशल नेम नहीं देते हैं, तो फिर तीनों ग्रुप्स का नाम अल्फ़ाबेटिकली सोचते हैं, पहले कंसिडर करते हैं, ज़हन में दोहराते हैं। जो सबसे आखिर में नाम आता है वो जहाँ भी लगा होता है जिस कार्बन पे उसे 1 कहते हैं। और जब एक बार डिसाइड हो जाता है कार्बन 1 कौन है, तो फिर इसकी बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग इस तरह से करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कि इसका सम जो है सबका टोटल वो मिनिमम रहे। तो ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रो लास्ट नेम्ड है, वो जहाँ लगा उसे 1 कहेंगे, जब 1 कहेंगे तो फिर इसकी नंबरिंग इस तरह से करेंगे, तो इसका नाम जो है वो चार्ली बन जाएगा। और जो लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं 1, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि वो 1 पे है। 29, ज़ाइलीन कौन सी आइसोमरिज्म शो करता है। ज़ाइलीन जो है बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, और जब भी बेंजीन पे 2 ग्रुप अटैच हों एक जैसे या मुख्तलिफ, तो वो 1 2 1 3 1 4 पे लग सकते हैं, इन्हें ऑर्थो मेटा पैरा कहते हैं, और ये पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन बेंजीन। बेंजीन पे अनसैचुरेशन कैसे कन्फर्म होती है, जब ब्रोमीन से इसे रिएक्ट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बेंजीन के जितने पाई बॉन्ड हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पर ब्रोमीन के एटम्स ऐड हो जाएंगे। जो एडिशन रिएक्शन है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की पहचान एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो जो एडिशन रिएक्शन है बेंजीन के, वो टेस्ट है बेंजीन की अनसैचुरेशन का। तो बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, बेंजीन में ब्रोमीन ऐड हो जाती है, और जो चार्ली है उसमें ब्रोमीन तो है लेकिन वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। वो बेंजीन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अब एक ही ब्रोमीन लगेगी, एडिशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। और जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन होते हैं। सो इसकी ऑप्शन अल्फा बनेगी। हमने टेस्ट 8, चैप्टर 7, 8, 9 के टेस्ट की डिस्कशन मुकम्मल कर ली है, और इसमें जो क्वेश्चन है इनके ज़रिए से इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को भी रिवाइज़ करने की कोशिश की है। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें।
और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आप सबको महफूज रखें, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए।